हेलो एवरीवन। दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 25 अगस्त है और शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो पहली खबर जो कि आपके सामने है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए जो नई भर्ती आने वाली है, तो यहाँ पर निदेशालय से बार बार पत्र जा रहा है। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने पत्रों की पूरी अनदेखी कर दी है। तो अब यहाँ पर निदेशालय जो है वो मजबूर हो गया है ये करने के लिए। क्या किया जा रहा है? अब देखो, यहाँ पर ये किया जा रहा है ना कि अगर उनको एक टाइमिंग दी गई है, 22 अगस्त को ये पत्र जारी किया गया है। ये पत्र गोरखपुर के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन्होंने जारी किया है। सेवा में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, इतने सारे कॉलेज हैं, 16 जो कॉलेज हैं उनके जो प्रधानाचार्य हैं, मैनेजर हैं, उनको ये पत्र जारी किया गया है। और कहा ये गया है कि आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक जितनी भी रिक्तियां जो हो रही हैं, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, स्नातक वेतन क्रम और सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी, यानी कि टीजीटी, पीजीटी प्राइमरी और प्रिंसिपल के जितने भी पद खाली हो रहे हैं 31 तारीख तक, 31 मार्च 2026 तक, उन पदों को जो है बताया जाए, लेकिन आप लोग बता नहीं रहे हैं। ठीक है, कहा गया है कि यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल हैं, आप अपने विद्यालय की अधियाचना का सूचना तत्काल अधो हस्ताक्षर कार्यालय की उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, किंतु आप द्वारा उच्च अधिकारी एवं विभाग के आदेश को अनदेखी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संतोषजनक नहीं है। अतएव पुनः एवं अंतिम रूप से आपको निर्देशित किया जाता है कि यहाँ पर 24 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय गोरखपुर में उपस्थित होकर अधियाचना सूचना पूर्ण कराने का कष्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की अधिनियम 1921 की धारा 1663 के अंतर्गत कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रकरण महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बार बार जो निदेशालय ने यहाँ पर अध्याचन मंगवाया प्राइमरी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, प्रिंसिपल के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि केवल 6 जनपदों से अधियाचन प्राप्त हुआ, बाकी जनपदों ने अनदेखी कर दी। तो अब यहाँ पर नियम ये बनाया गया कि जो भी जिले इस प्रकार अनदेखी कर रहे हैं, रिक्त पदों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो उन पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब मतलब यहाँ पर क्या है कि डंडा उठा लिया गया है कि भाई साहब रिक्त पदों को भेजो, नहीं तो फिर इस डंडे का सामना करो। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर मतलब किस स्तर के जो अधिकारी हैं वो किस स्तर पर काम कर रहे हैं, क्या लापरवाही है उनकी। फिलहाल दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ये मान चलिए कि इस साल आपकी नई टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल वगैरह की वैकेंसी आएगी और प्राइमरी की वैकेंसी भी अगले साल पक्का आएगी, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो, सरकार जो है अगले चुनाव से पहले पीआरटी की वैकेंसी भी आपको देगी ज़रूर, इतना तो मान के चलना। फिलहाल एक वैकेंसी आई हुई है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज से, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होने जा रही है। 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। जानकारी आपको isdc.ac.in पर मिल जाएगी। डिटेल नोटिफिकेशन इस प्रकार है, मैंने डाउनलोड कर लिया था आप लोगों के लिए, मुझे लगा कि ऐसे ही क्या बताएंगे, तो जानकारी भी आपको पूरी मिलनी चाहिए ना। तो देखो, यहाँ पर अगर आप नेट हैं या फिर आप पीएचडी हैं, देन यू आर एलिजिबल। बस इतना समझो कि नेट पीएचडी हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। भारत के नागरिक हों, किसी भी प्रदेश के हों, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आपको आवेदन करना है। फ़ीस काफ़ी ज़बरदस्त है, 2250 रुपये आपको लगभग फ़ीस देनी पड़ेगी। SC ST को 1250 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और वैकेंसी जो है ये बहुत कम है। वैकेंसी कॉमर्स की है,
एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। इकोनॉमिक में 2 पद है और इंग्लिश में 1 पद है। तो ये 4 पदों की वैकेंसी जो है ये आई हुई है। आवेदन कैसे करेंगे आप? तो आवेदन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा नहीं हो रही है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। आप जब आवेदन करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जज किए जाएंगे, इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा। कहाँ पर? आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, इसके बाद आपको वहाँ पर पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं सेलेक्ट हुए। तो इसके लिए आप जो पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो आप 9839140841 पर कॉल भी कर सकते हैं, ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। और बाकी नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है और साथ ही साथ आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज दिया है। आप जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप नेट हैं या फिर आप पीएचडी हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर देना अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि पदों की संख्या पर मत जाना। यहाँ पर सैलरी देखना, सैलरी बहुत शानदार रहती है। लगभग शुरुआत ही आपकी 1 लाख से होगी, 1 लाख रुपये महीने से आपकी स्टार्टिंग ही रहेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, और केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से भी एक वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में फ़िलहाल जो उपायुक्त का पद है उसके लिए वैकेंसी आई हुई है। पदों की संख्या 2 है, ठीक है। 2 पदों पर उपायुक्त की भर्ती होनी है। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी में कहा गया है कि आपका पीजी होना चाहिए 50% मार्क के साथ और आपका बीएड होना चाहिए। चलो दोनों बातें तो एलिजिबल हो गई हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सहायक आयुक्त के पद पर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में शैक्षणिक प्रशासन में शिक्षाविद के क्षेत्र में सहायक आयुक्त के रूप में वेतन स्तर 12 पर नियमित आधार पर न्यूनतम 3 वर्षों तक कार्य करना, साथ ही शिक्षकों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्देशन या शिक्षा में अनुसंधानों का अनुभव होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। तो एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। सहायक आयुक्त का जो समकक्ष पद होता है, सहायक आयुक्त के पद पर अगर आपने लगभग 3 साल तक काम किया है देन यू आर एलिजिबल। कंप्यूटर भी आना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर 50 वर्ष तक रखी गई है। इंटरव्यूज़ के लिए कहाँ पर होंगे? दिल्ली में होंगे, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और 2500 रुपये की डीडी लगाकर आपको जमा करनी पड़ेगी। और ये आपका फार्म का प्रोफार्मा है, कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं है। ये फार्म का प्रोफार्मा है, इसको आपको भर लेना है। साथ ही साथ उसमें 2500 रुपये की डीडी लगानी है। डीडी जो है वह अपर आयुक्त प्रशासन केंद्रीय विद्यालय संगठन 18 संस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली 110016 के पते पर 23 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो अब ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, तो जाकर इसे भी देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कीजिएगा। 3 महीने विलंबित हो गया 2025-26 का दाखिला, कानूनी अड़चन के कारण फंसा डीएलएड का प्रवेश। तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश डीएलएड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं यूपी में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड की जो योग्यता रखी गई है वो स्नातक रखी गई है, जबकि एनसीटी कहता है कि डीएलएड करने के लिए जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? जी हाँ, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसी बात पर पिछली साल एक अभ्यर्थी जो है कोर्ट पहुंच गया था। हालांकि कोर्ट में अभी भी मामला जो है वो चल रहा है और कोर्ट में क्योंकि मामला चल रहा है तो अभी तक यूपी में जो डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया है इस साल की वो अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाई है। कारण स्पष्ट है कि अभी तक अर्हता ही स्पष्ट नहीं हो पाई है कि स्नातक के आधार पर एडमिशन होगा या फिर इंटर के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा, क्योंकि मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। राज्य सरकार ने जो एलिजिबिलिटी है उसे स्नातक तय किया है, जबकि एनसीटी ने एलिजिबिलिटी को 12वीं माना है। अब ये मामला क्योंकि कोर्ट में है, कोर्ट से अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है, तो अभी तक क्योंकि डिसीजन नहीं आया है तो बस यहाँ पर अभी तक सारे मामले फंसे हुए हैं।
अभी एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। तो डीएलएड में ये अड़चन है, इसीलिए अभी फ़िलहाल वर्तमान सत्र 2025-26 का एडमिशन रुका हुआ है, और यही स्थिति रही तो सेशन शून्य भी जा सकता है। तो इसके लिए जो प्राइवेट कॉलेज हैं खासे परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। और श्रम संसाधन में 1817 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। तो फिलहाल अब ये जो नियुक्ति है ये कहाँ पर होगी, कौन कराएगा? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें अगर आप नियुक्ति लेना चाहते हैं तो आपको बिहार जाना पड़ेगा। बिहार में ये नियुक्ति आने वाली है, अधियाचना जो है वो भेज दी गई है, और इसके बाद अब कुल मिला के 1817 पदों पर बहाली की अधियाचना अलग अलग तिथि को दी गई है बीपीएससी वगैरह को। तो ये जो भर्ती है ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। हालांकि विभाग में अभी आधे से अधिक पद खाली हैं। विभाग में कुल 6010 पद स्वीकृत हैं, इनमें 5263 सीधी भर्ती और 747 प्रोन्नति के पद हैं। तो इसमें अभी 3029 पद खाली हैं। हालांकि 1817 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है, लेकिन पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये वैकेंसी आने जा रही है। और नेक्स्ट आपको बता दें कि बिहार से ही बहुत ही जल्द आपको पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर योग्यता धारित करते हैं तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। हालांकि योग्यता भी कोई हल्की फुल्की नहीं है। यहाँ पर अगर आप बिहार में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो कई जो है एलिजिबिलिटीज़ हैं, उसको आपको यहाँ पर धारित करना पड़ेगा। जैसे कि बात करें तो देखो, ये जो भर्ती होगी ये 10वीं और 12वीं की जो स्कूल हैं वहाँ पर होगी। सरकारी 10वीं 12वीं के स्कूलों में ये भर्ती की जाएगी। और फिलहाल अभी जो है विभाग ने सभी जिलों से तुरंत रिक्ति का आकलन करके भेजने को कहा है। पदों की संख्या बहुत अच्छी रहने वाली है। 6500 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। जिलों से रिक्ति मिलने और रोस्टर क्लियर करने के बाद बीपीएससी को रिक्ति भेजी जाएगी। रही बात ये कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो देखो ये जो लाइब्रेरियन का पद है इसके लिए पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आप स्नातक हों। स्नातक में भी शर्त है कि कम से कम 45%, ये तो आप धारित करते होंगे, प्लस आपने लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स किया हुआ हो, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में आप स्नातक हों। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा भी आपने पास की हो, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये जो टेस्ट हुआ है, मतलब हुआ क्या, होने वाला है, तो पहले तो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये आपको पास करना पड़ेगा। एज लिमिट जो है 21 साल की होनी चाहिए। फ़ीस आप जानते हैं प्री परीक्षा के लिए बिहार में अब 100 रुपये की फ़ीस तय कर दी गई है। दोस्तों बात करें अगर यूपीपीएससी के बारे में, तो परीक्षाओं में बदलाव का बनाया रिकॉर्ड, तो यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देखो यहाँ पर सबसे पहला जो बदलाव हुआ था वो कहाँ पर किया गया था, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में किया गया था। तो खैर इस बदलाव से हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे एलटी ग्रेड के बारे में और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। एलटी ग्रेड में अब प्री और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जीआईसी प्रवक्ता में पहले से ही प्री और मेन है, लेकिन अब जीआईसी प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा बदलाव, इसको जोड़ लो तो तीसरा बदलाव। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्री मेयर और इंटरव्यू कर दिया गया है। अभी वैकेंसी आने जा रही है और बहुत ही जल्द आपके सामने रहेगी। आरओ प्री में पहले 2 पेपर होते थे, अब 1 पेपर कर दिया है। ये मुझे बहुत अच्छा बदलाव लगा था। एग्जैक्टली क्या होता था, आरओ की परीक्षा में अनावश्यक रूप से समय जो है जाया होता था, तो यहाँ पर 200 प्रश्न केवल करने होते थे तो पूरा दिन लग जाता था। ये अच्छा बदलाव हुआ। फिलहाल फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आज के अखबारों में आपको मिल जाएगी। एसएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो फिलहाल महाआंदोलन शुरू कर चुके हैं। जो एसएससी में अनियमितताएं चल रही हैं, एग्जैक्टली कुछ परीक्षा एजेंसियों पर सवाल उठे हैं कि कुछ परीक्षा एजेंसियां हैं जिस पर मध्य प्रदेश में घोटाले के चलते प्रतिबंध है, तो फिर भी उनको ये जिम्मेदारी परीक्षा कराने की क्यों सौंपी गई। कई बार ऐसा भी होता है कि अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं मालूम होता है कि परीक्षा ही नहीं होगी। तो ये जो अनियमितताएं हैं उसको दूर करने के लिए और साथ ही साथ एक छात्रों के संगठन का गठन करने के लिए, ताकि छात्रों की आवाज़ भी सुनी जा सके, ये 2 मांगे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि एसएससी क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है और जितने भी गरीब तबके के अभ्यर्थी होते हैं
उनके पास एक अच्छा जीवन जीने का बस यही एक तरीका होता है। तो यहाँ पर पूरी पारदर्शिता रखी जाए और जो भी परीक्षाएं करवाई जाएं वो बहुत ही ढंग से करवाई जाएं। तो फिलहाल अभ्यर्थियों ने अपनी लड़ाई तो यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये थी अब की पूरी अपडेट। अभी मैं आपको एक लाइन और बोलूँगा, और वो लाइन ये है कि अभी सर्वोदय विद्यालय टीजीटी में या फिर पीजीटी में जो नई कट ऑफ है वो जारी नहीं हुई है, तो उसको लेकर टेंशन नहीं आपको होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, जीआईसी प्रवक्ता की या फिर जीडीसी का फॉर्म आप भरने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपके जीएस के कोर्सेज लगातार चल रहे हैं। तो जीआईसी का हो गया या फिर आपने जीडीसी का फॉर्म अगर आप भरने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको पता है ना कि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सारे लोगों को मैं दे भी चुका हूँ। पुनः बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर में आप, अगर आपने ये सोचा है कि लास्ट मोमेंट में आप 15 दिन 1 महीना करंट अफेयर पढ़ेंगे और करंट में आप बहुत अच्छा कर लेंगे, या फिर आप कोई मेगा क्लास ज्वाइन कर लेंगे यूट्यूब पर और सारा पूरा साल का करंट पढ़ लेंगे, 6 महीने का करंट जो है, साल भर का जो करंट है उसको 3 घंटे 4 घंटे में देख लेंगे और सारे प्रश्न आप कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ आपको। कारण ये होता है कि 3 घंटे का वीडियो आप वॉच भले कर लीजिए, आपको याद कुछ नहीं होगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं होती हैं। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है और इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करंट पढ़ाने का तरीका जो है वो तैयार किया है। तरीका देखो इस प्रकार से है कि मैं प्रतिदिन आपको 15-15 मिनट का करंट अफेयर का बूस्टर देने वाला हूँ। ठीक है, बूस्टर डोज। तो पहला बूस्टर तो आपका आ चुका है, जाके देख लेना। इसमें मैं आपको पुराने प्रश्नों को और टुडेज जो वर्तमान में करंट है, जो आज के प्रश्न हैं, उसको पढ़ाऊँगा। कारण ये होता है ना कि जो करंट अफेयर आज का है यही तो आएगा। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा जो है मान लेते हैं नवंबर में होती है, तो नवंबर को छोड़ दो, उसके पहले अक्टूबर को छोड़ दो, लेकिन अगस्त सितंबर तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगस्त सितंबर तक मैं आपको करंट इस प्रकार से पढ़ाऊँगा कि आपको डेली करंट अफेयर प्लस जो पुराने करंट हैं उसको पढ़ाऊँगा, और साथ ही साथ ये भी है कि उसके पहले का जो करंट है उसे मैं मंथली अब अपलोड करने वाला हूँ। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर महीने जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगा, जनवरी फिर फरवरी, इस प्रकार से, ताकि वीडियोस बहुत लंबे ना हो। मुझे पापा वीडियो में बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। आप 16-17 घंटे का वीडियो कैसे देखते हो और आपको कितना याद रहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि वीडियो की लंबाई 1 घंटे सवा घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको पूरे मंथली जो करंट अफेयर हैं उनकी वीडियोज आपको दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसी प्रकार चलेगा। और एक तरीका और भी है, आपको लिखित में नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारा जो PDF है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसमें मैंने क्या प्लान किया है कि जो जनवरी से लेकर जून तक का करंट है इसकी PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, जनवरी से जून तक। ठीक है, इसके बाद अब जो अगली PDF आएगी उसमें जुलाई और अगस्त रहेगा, 2 महीने का। फिर अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर का जो PDF होगा वो एक अलग, यानी कुल मिला के 3 PDF आपको दिए जाएंगे और पूरा साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप प्लीज़ ये जो जनवरी से जून तक का करंट है इसकी PDF लेके प्रतिदिन 1 घंटे आप पढ़ा करो। पढ़ने के लिए मैं आपको टाइमिंग देता हूँ। सुबह का जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उस समय 30 मिनट दिया करो। ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले 30 मिनट आप करंट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होगा। ठीक है, और शाम को डिनर से पहले आप 30 मिनट करंट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका डिनर होगा। ठीक है, बस इतना पढ़ना है आपको, इतना आप पढ़ते रहिए। बाकी जो आपको 15 मिनट की क्लास मिलती है ये भी करते रहिए। इस 15 मिनट क्लास में आपका GS भी तैयार हो जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजी के प्रश्न भी मैं शामिल करता हूँ। पहला लेक्चर देख लो, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जाके अभी ये PDF ले लो। ठीक है, बाकी हमसे जुड़े रहो। GS की टेंशन बहुत नहीं लेनी है, सब्जेक्ट पर आप फोकस करो। सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको पढ़ना है कितना, प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे का समय आपको सब्जेक्ट पर देना है, 1 घंटा आपको करंट पर देना है। अगर इतना नहीं दे पाते हैं तो रेशियो मेंटेन करना, कम से कम 3 घंटे तो सब्जेक्ट पर दो और कम से कम 1 घंटा तो आप दे ही दो करंट अफेयर पर। ठीक है, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो 1 घंटे की जगह आप 30 मिनट ही कर दो, लेकिन करंट अफेयर पर डे पढ़ो। तो फिलहाल ये मेरा अपना अनुभव है, और जब मैं जॉब ले रहा था तो उस समय मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। रिवीजन से बढ़िया जो है ना याद करने का कोई तरीका होता नहीं है।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।